शादी के 5 साल बाद रूपाली मां बनने जा रही थी। उसकी खुशी सातवें आसमान पर थी, मगर उसका पति वीरेंद्र कुछ खास खुश नहीं था। रूपाली अकेले ही डॉक्टर के पास जाती, अपने खाने पीने का ध्यान रखती और अगर वीरेंद्र को कुछ कहती तो काम का बहाना कर वह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ देता और बड़ी बेशर्मी से दिन गिन रही थी। बच्चों के आने से वीरेंद्र को शायद कुछ दिन जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। रूपाली ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। रूपाली के हाथों में गजब का कमाल था। जिसका भी मेकअप करती उसका हुस्न निखर जाता था। वीरेंद्र के प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। उसके अधीन 2-4 लोग काम करते थे। उसके ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी, जिसके लिए विज्ञापन दिया गया था। कंपनी में ग्राहक सेवा के लिए योग्यता के साथ साथ किसी मिलनसार और आकर्षक व्यक्ति की जरूरत थी। एक दिन तीखे नैन नक्श वाली अंजलि नौकरी के आवेदन के लिए आई। उसकी मधुर आवाज और व्यक्ति के प्रभावित होकर और कुछ पिछले अनुभव के आधार पर उसे दिन का चयन कर लिया गया। वीरेंद्र के अधीनस्थ होने के कारण उसे काम सीखने की जिम्मेदारी वीरेंद्र पर थी। अंजलि उन लड़कियों में से थी जिन्हें योग्यता से ज्यादा अपनी सुंदरता पर भरोसा होता है। अब तक के अपने अनुभव से वह जान चुकी थी कि किस तरह अदाओं के जलवे दिखाकर आसानी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। छोटे शहर से आई अंजलि कामयाबी की मंजिल छूना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद वह समझ गई कि वीरेंद्र उस पर फिदा है। फिर इस बात का वह भरपूर फायदा उठाने लगी। अंजलि बहाने बनाकर ऑफिस के कामों को टाल देती, जिन्हें वीरेंद्र दूसरे लोगों से करवाता। अपने ही यौवन और शौक अदाओं के बल पर अंजलि वीरेंद्र को दिलो दिमाग में पूरी तरह उतर गई। पहले वीरेंद्र ऑफिस से घर जल्दी आता था तो दोनों साथ में खाना खाते। अब देर रात तक रूपाली उसका इंतजार करती रहती और फिर अकेले ही खाकर सो जाती। कुछ दिनों में वीरेंद्र के ढंग रंग बदल गए थे। ऑफिस में भी सज धज कर जाता। उधर इन सब बातों से बेखबर रूपाली नन्हे मेहमान की आने की कल्पना में डूबी रहती। उसकी दुनिया सिमट कर छोटी हो गई थी। एक रोज धोने के लिए कपड़े निकालते वक्त उसे वीरेंद्र की पैंट की जेब से मूवी की 2 टिकट मिले। उसे थोड़ी हैरानी हुई। वीरेंद्र फिल्मों का शौकीन था। कभी कोई अच्छी फिल्म लगी होती तो रूपाली ही जबरदस्ती उसे खींच कर ले जाती। उसने वीरेंद्र से इस बारे में पूछा। टिकट की बात सुनकर वह कुछ सकपका गया। फिर तुरंत संभाल कर उसने बताया कि ऑफिस के एक सहकर्मी के कहने पर वह चला गया था। बात आ गई होगी। इस घटना के बाद से वीरेंद्र को सतर्क रहने लगा। अपनी जेब में कोई सबूत नहीं छोड़ता था। रूपाली की डिलीवरी का समय नजदीक था। वीरेंद्र के उसके जाने का इंतजाम कर दिया था। रूपाली अपनी माँ के घर चली गई। अपने माँ के पहुँचने के कुछ दिन बाद ही रूपाली ने एक बेटी को जन्म दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके दिन रात बेटी के साथ बीतने लगे। इधर वीरेंद्र रूपाली के न रहने पर वह अब बिल्कुल आजाद पंछी था। उसकी और अंजलि की प्रेम लीला पर बात चल रही थी। कुछ महीने बीते तो रूपाली ने वीरेंद्र को फोन करके बताया कि वह अब घर आना चाहती है। जवाब में वीरेंद्र ने रूपाली को कुछ दिन और आराम करने की बात कही। रूपाली को वीरेंद्र की बात कुछ जची रही, मगर उसके कहने पर वह कुछ दिन और रुक गई। 2 महीने बीतने को आ गए, मगर वीरेंद्र उसे लेने नहीं आया तो उसने वीरेंद्र को बिना बताए खुद ही आने का फैसला कर लिया। दरवाजे की घंटी पर बड़ी देर तक हाथ रखने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो रूपाली को फिक्र होने लगी। आज संडे है, ऑफिस नहीं गए होंगे, दरवाजे पर ताला भी नहीं है। इसका मतलब कहीं बाहर भी नहीं गया है। तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है उसे दरवाजा खोलने में? रूपाली सोचने लगी। कंधे पर बैग उठाए और एक हाथ में बच्चों की गोद में संभाले वह अनमनी सी खड़ी थी कि खटक से दरवाजा खुला। एक बिल्कुल अनजान लड़की को अपने घर में देखकर रूपाली हैरान रह गई। वीरेंद्र ने रूपाली के यूं इस तरह अचानक देखा तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका घबराया चेहरा और घर में एक पराई औरत को अपनी गैर मौजूदगी में देखकर रूपाली का माथा ठनका। गुस्से में रूपाली की
हटोरिया चढ़ गई। पूछा, कौन है यह और यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे साथ? वीरेंद्र की चुप्पी से रूपाली को सब समझ में आ गया। एक पल के लिए रूपाली को लगा कि वह घर छोड़कर चली जाए। फिर उसे ख्याल आया कि वह क्यों अपना घर छोड़कर जाए। यहाँ से जाएगी तो अंजलि, जिसे उसके सुहाग पर डाका डाला। अंजलि, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए आज ही अपना सामान उठाकर चली जाओ। यह क्या कह रही हो तुम? अंजलि कहीं नहीं जाएगी, वीरेन के बीच में आते हुए कहा। वीरेन की सह का प्रकार अंजलि वीरेन के साथ खड़ी हो गई तो रूपाली के तन बदन में आग लग गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। अंजलि की ठिठाई देखकर रूपाली से रहा नहीं गया। गुस्से की ज्वाला में उबलते रूपाली ने अंजलि की वह बांह पकड़कर लगभग धकेल दिया। तभी एक जोरदार तमाचा रूपाली के गाल पर पड़ा। वह सन्न हो रह गई। एक दूसरी औरत के लिए वीरेंद्र उससे पर हाथ उठा सकता है, वह सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें भर आई। वीरेंद्र के रूप में एक अजनबी वहां खड़ा था, उसका पति नहीं। वीरेंद्र ने रूपाली के सामने ही अंजलि की कमर पर हाथ डाल दिया और एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आ गई। चलो, अच्छा हुआ जो तुम सब जान गई। तो अब यह भी सुन लो, मैं अंजलि से शादी करने वाला हूँ और यह मेरा अंतिम फैसला है। अवाक रह गई मैं, अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। वीरेन ने बिना किसी लाट लपेटे के दो तू के जवाब दिए। रूपाली अपने घर में ही अपराधी की तरह खड़ी थी। जिस आदमी का साथ रहकर वह इस घर में आई थी, वही अब उसका नहीं रहा तो उसे घर में उसका हक ही क्या रह जाता है। बसी बसाई गृहस्थी उजड़ चुकी थी। वीरेन ने जब तलाक का नोटिस भिजवा दिया तो रूपाली पूरी तरह टूट गई। रह रह के रूपाली को वह थप्पड़ याद आता जो वीरेंद्र ने उसे अंजलि की खातिर मारा था। जिस रिश्ते की मौत हो चुकी थी, उसे कफन पहनकर बाकी था। वक्त ने गम का बोझ कुछ काम किया तो रूपाली अपने आप में लौटी। अपने घर वाले पर बोझ होने के बजाय उसने फिर से नौकरी करने का फैसला लिया। रूपाली दिल कड़ा कर चुकी थी। नन्ही जान को अपनी माँ के देखरेख में छोड़कर काम पर जाने लगी। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर आने लगी। ब्यूटी सैलून में उसके हाथों का हुनर ग्राहक कायल थे। उसे अपने काम में महारत हासिल हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही रूपाली ने नौकरी छोड़ दी। अब वह खुद का काम शुरू करना चाहती थी। तलाक के बाद कोर्ट के आदेश पर रूपाली ने वीरेंद्र से जो रुपए मिले, उनमें कुछ अपनी जमा पूंजी मिलाकर उसके पास इतना पैसा हो गया कि वह अपना सपना पूरा कर सकती थी। अपने सालों के लिए जगह तलाश करने की दौड़ धूप में उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर संजय से हुई, जिसने रूपाली को शहर के कुछ इलाकों में कुछ जगह दिखाई। रूपाली जब कुछ नहीं कर पाई तो संजय ने खुद ही उसकी परेशानी दूर करते हुए एक अच्छी रिहायशती की जगह में उसे जगह दिलवा दी। अपना कमीशन भी थोड़ा कम कर दिया तो रूपाली संजय को एहसानमंद हो गई। संजय की प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस के पास ही रूपाली का सैलून खुल गया। आते जाते दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती। कुछ समय बाद उनके साथ बैठना उठना भी हो गया। संजय रूपाली के अतीत से वाकिफ था, बावजूद उसके बाद वह कभी भूल से भी रूपाली को पुरानी बातें याद नहीं करने देता। उसकी हमदर्दी भरी बातें रूपाली के टूटे मन को सुकून देती। जिंदगी ने मानो हंसना मुस्कुराने की बहाने दे दिया था। दोस्ती की कुछ गहरी हुई तो प्रेम के अंकुर फूटने लगे। संजय ने रूपाली को बताया कि उसके घर वाले पुराने विचारों के हैं, तो रूपाली को यकीन हो गया कि उसके तलाकशुदा होने की बात जानकर वह संजय के साथ उसकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इधर वीरेन को अंजलि से शादी करके उसके अहंकारों से संतुष्ट तो मिली, लेकिन अंजलि रूपाली नहीं थी। शादी के बाद भी अंजलि पत्नी ना होकर प्रेमिका की तरह रहती थी। घर के कामों में बिल्कुल फुहड़प थी। उसकी फिजूल खर्ची से वीरेन परेशान रहने लगा था। कभी उस पर उछलता उठना तो अंजलि का उसका जीना हराम कर देती, तलाक और पुलिस की धमकी देता। अब वीरेन का इश्क का भूत जल्दी से सर से उतर गया।
रूपाली के साथ शादी की शुरुआतियों दिनों में कल्पना करके वीरेन के मन में बहुत से विचार आने लगे। वह एक बार फिर रूपाली के संग के लिए उसको होने लगा। किसी तरह रूपाली के घर और सैलून का पता लगाकर एक दिन वह रूपाली के फ्लैट पर आ गया। धमकता 1 वर्ष के बाद अचानक उसे सामने देख रूपाली चौंक उठी कि वीरेन को आखिर इसका पता कैसे मिला और अब यहाँ क्या करने आया। कैसी हो रूपाली? बिल्कुल बदल गई हो, पहचान में ही नहीं आ रही। वीरेन ने उसे भरपूर नजरों से घूर रूपाली अब आधुनिक फैशन के कपड़े पहनने लगी थी। सलीके से कटे बाल और आत्मनिर्भर के भाव उसके चेहरे पर रौनक बढ़ा रहे थे। उसका रूप रंग भी पहले की तुलना में निखार आया था। किस काम से आए हो? उसने बेहद अपेक्षा भरे लफ्जे में कहा। वह बोला, सुनो रूपाली, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर दो। वीरेन के तेवर नरम पड़ गए थे। उसने रूपाली का हाथ पकड़ लिया। तभी एक झन्नाटेदार तमाचा वीरेन के गाल पर पड़ी। रूपाली ने बिजली के फुर्ती से फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। वीरेन का चेहरा टमटमा आ गया। इस खातिरदारी की तो उसने उम्मीद ही नहीं की थी। वह कुछ बोलता उससे पहले ही रूपाली बताई, आज के बाद दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह मत भूलो कि तुम अब मेरे पति नहीं हो और एक गैर मर्द मेरा हाथ इस तरह नहीं पकड़ सकता, समझे तुम? अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसे एक सख्त गाली देकर वीरेंद्र बोला, सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो, किस किस के साथ अय्याशी करनी हो सब मैं जानता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी इज्जत सरेआम शहर में उछाल सकता हूँ। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। और अब रूपाली को बदनाम करने की धमकी देकर वीरेंद्र वहां से चला गया। रूपाली की सहन शक्ति जवाब दे गई। वह तकिए पर सिर रखकर खुद पर रोती रही। जुर्म उसे पर हुआ था, लेकिन कसूरवार उसे ही ठहराया जा रहा था। इस मुश्किल घड़ी में उसे संजय की जरूरत होने लगी। उसके प्यार का मरहम उसके दिल को सुकून दे सकता था। वीरेन किसी भी हद तक जा सकता है, यह रूपाली को यकीन था। वह चुप नहीं बैठेगा। अगर उसकी बदनामी हुई तो उसके सैलून के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। संजय को कॉल लगाया तो इंगेज जा रहा था। रूपाली के पास उसका विजिटिंग कार्ड था। उसने पास के गुजरने वाले ऑटो को हाथ देकर रोका और पता बताया। धड़कते दिल से रूपाली ने फ्लैट की घंटी बजाई। एक आंटी ने दरवाजा खोला। रूपाली ने उसे संजय के बारे में पूछा और अपना नाम रूपाली बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अच्छा बेटी तुम हो रूपाली, आओ आओ अंदर आओ। सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए वह भागकर किचन की ओर चल पड़ी। रूपाली को थोड़ा अटपटा सा लगा। वह बैठकर घर के एक एक कोना निहार लगी। तभी आंटी आ गई। को बहू, पहले यह मिठाई खाओ और यह पानी पियो। बहू? रूपाली को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इसका मतलब संजय ने सब बता दिया है। लेकिन आंटी के अलावा उस घर में कोई नहीं था। आंटी के पति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ना ही सिंदूर लगाया था और ना ही श्रृंगार किया था। रूपाली, कल रात को ही संजय ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मुझे तुम्हारी तलाकशुदा होने से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही तुम्हारी बच्ची से। रूपाली अचंभित होकर सुन रही थी। तभी उन्होंने आगे कहा, 30 साल पहले मेरा भी वही हाल हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ था। मैंने पति को छोड़ा था। इसके बाद मैंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा, ना ही मैं दूसरी शादी की। लेकिन आज सोचती हूँ संजय के सिर पर एक पिता का साया होना जरूरी था। कल बीत गया लेकिन आज मेरे सामने है। जब मुझे पता तभी मैंने ठान लिया कि इस घर की बहू तो तुम ही बनोगी। तभी बेडरूम से संजय को निकलता देख रूपाली हैरान हो गई। मतलब संजय ने सारी प्लानिंग की थी ताकि आंटी से मिल सकूं। मैडम तो कब से शादी के लिए डेट रखे हैं? संजय ने पूछा तो रूपाली शर्म से लाल हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक की। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।